गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 34 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर चुका। अगर पिछले 33 से इसके पहले वाले वीडियो में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को आप में ये लगता है कि आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई इफ पॉसिबल, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. So derivative controller improves the stability by, so these are the options. The right answer is basically reducing settling time. So this was a bit easy question, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ आपको कि कैसे होता है ये। देखो ऐसे होता है। एक प्रॉपर्टी आपको जो है याद रखनी है कि जो डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब कि वैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको उसको हटा के वो कम कर लेगा, लेकिन अब ये इसकी बाकी प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो डेरिवेटिव कंट्रोल की प्रॉपर्टी होती है कि ये टाइम जो है वो रिड्यूस कर देता है, सेटलिंग टाइम जो है, या ये कहो या राइज टाइम, जो इसका जिसका जो राइज टाइम होता है टी आर इसको कहते हैं, वो बहुत जो है कम कर देता है, राइज टाइम को कम कर देता है। बस इसी वजह से वही है राइज टाइम सेटलिंग टाइम, रिड्यूसिंग सेटलिंग टाइम राइज टाइम को। तो मतलब बेसिक कंसेप्ट वही लगेगा कि राइज टाइम को बहुत, मतलब कि ये जल्दी आउटपुट दे देता है ना, मतलब बहुत कम टाइम में आउटपुट दे देता है। और इसका राइज टाइम कम होता है, राइज टाइम कम होगा तो देखो राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो जो डेरिवेटिव कंट्रोलर, ध्यान देना डेरिवेटिव कंट्रोल की बात हो रही है, डेरिवेटिव कंट्रोलर जो होता है ये क्या करता है, राइज टाइम को कम कर देता है। राइज टाइम को कम कर देगा तो बैंडविड्थ को क्या कर देगा, बैंडविड्थ को बढ़ा देगा। ठीक है, बैंडविड्थ को बढ़ा देगा, डेरिवेटिव कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। ठीक। और नॉइज को भी जो है ये, अगर बैको भाई बैंडविड्थ अगर बढ़ेगा तो नॉइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई, अगर देखो बैंडविड्थ मतलब इतना, बैंडविड्थ मतलब बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये पहले क्या हो रहा था कि हमारा गिवन कंट्रोलर इतने सिग्नल को पास करा रहा था भाई, इतने लोग, इतने इतने लेवल की फ्रीक्वेंसी के लोग ही जो जा सकते हैं। अब अगर ये था बैंडविड्थ कम, अगर तुम बैंडविड्थ बढ़ा दिए तो भाई, अब बढ़ा दिए तो अब तो नॉइज का मतलब यहाँ पे नॉइज का जाना मुश्किल था, लेकिन यहाँ तो अब नॉइज जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई बैंडविड्थ जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे नॉइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे कि इंटीग्रल कंट्रोलर है, इंटीग्रल कंट्रोलर का जो इस्तेमाल हम तब करते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को अच्छा करने के लिए। इंटीग्रल कंट्रोलर, इसका राइज टाइम देखो ज़्यादा होता है, राइज टाइम इसका ज़्यादा होता है, ये थोड़ा वक्त ज़्यादा लेता है भाई। अगर ये वक्त ज़्यादा लेगा तो बैंडविड्थ इसका क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इसका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ बैंडविड्थ और राइज टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो राइज टाइम इंटीग्रल कंट्रोलर का ज़्यादा होता है तो बैंडविड्थ कम हो जाएगा, बैंडविड्थ कम हो जाएगा तो इसके अंदर नॉइज भी जो है वो कम जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि ये इसका समझ में, डेरिवेटिव कंट्रोलर का ये है कि राइज टाइम कम होगा, राइज टाइम कम होगा तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो नॉइज ज़्यादा होगा। ठीक है। नॉइज ज़्यादा कैसे होगा, मैं अभी आपको बता कि बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, मतलब बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, कितने रेंज का फ्रीक्वेंसी आप जानने दे रहे हो। मान लो ये बैंडविड्थ पहले किसी सिस्टम का इतना था कि ये 10 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के तक लोग, मतलब इतने ही फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये बस जाने देगा। लेकिन अब ये क्या कर दिया, अब ये इसको बढ़ा के अब ये कह दिया कि भाई ये 10 से स्टार्ट होगा, या 5 से कहो, 5 से स्टार्ट होगा, 5 हर्ट्ज से, और 30 हर्ट्ज तक हम फ्रीक्वेंसी आपको पास करा देंगे, मतलब सिग्नल पास करा देंगे। तो इस कंडीशन में देखो बैंडविड्थ यहाँ पे 10 था और यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया। तो भाई बैंडविड्थ अगर बढ़ाया तो नॉइज का चांस और बढ़ जाएगा। तो नॉइज जैसे सिग्नल के साथ सिग्नल भी आता है और नॉइज भी आता है ना, सिग्नल भी आता है नॉइज भी आता है। तो यहाँ पे चांस कम था लेकिन यहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाएगा नॉइज को जाने का, तो नॉइज भी बढ़ जाता है जैसे जैसे बैंडविड्थ बढ़ता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थे जो शायद पूछा जा सकता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल। ये जो है किसी दूसरे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कैसे क्या हो रहा है, मतलब कैसे इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि डेरिवेटिव मतलब राइज टाइम कम, बैंडविड्थ ज़्यादा तो नॉइज ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, ये भी चाहो तो फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ, ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नॉइज जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। तो इट वाज जस्ट लाइक थर्ड का क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन के जस्ट सिंपल लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दिस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36, द टाइम अक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू गेट चार्ज ऑफ द यूनिट ऑफ द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू अ सैंपल वोल्ट सेकंड इज कॉल्ड। तो ये टाइम पूछ रहा है, इसका मैं कुछ डिफिनेशंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये व्हाट इज सैम्पलिंग टाइम, सैम्पलिंग टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव सैंपल्स, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग टाइम। ठीक। और ये अपर्चर टाइम जो शायद क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सी वाला पॉइंट। तो इसके एक्वेस्टिव टाइम का तो तुमको डेफिनेशन पता चल गया कि द टाइम अक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू गेट द चार्ज ऑफ द इनपुट वोल्टेज टू सैंपल एंड नोट सर्किट इज कॉल्ड एक्वेशन। अब मैं बाकी का भी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ आपको कि बाकी के डेफिनेशन क्या होते हैं। ये अपर्चर टाइम इज द पीरियड ड्यूरिंग विच वन एडीसी रीच द वोल्टेज और करंट और पावर सप्लाई। ठीक। और दूसरा था होल्डिंग टाइम, होल्डिंग टाइम इज द टोटल लेंथ ऑफ टाइम दैट कॉल मेक्स यूज ऑफ चैनल, मतलब चैनल जितनी देर तक इस्तेमाल कर रहा है कॉल के दौरान, तो दैट इज नोन बाय होल्डिंग टाइम, टोटल लेंथ ऑफ टाइम। तो ये तीन डिफरेंस जो है आपको किसी दूसरे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक।
सो दिस इज सिंपली ए क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। ये कंट्रोल सिस्टम का बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो इस बार भी गेट 2021 में भी पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन मतलब स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालना है किसी फंक्शन का। तो देखो भाई, इसमें क्या है कि स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ रैंप इनपुट फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन ट्रांसफर फंक्शन इज इट, क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझो कि सिस्टम का टाइप क्या है। इसका टाइप क्या है, टाइप वन सिस्टम है ये, टाइप वन सिस्टम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है। तो टाइप जीरो टाइप वन का मतलब क्या, मैं अपने कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ कि भाई देखो, टाइप जीरो का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम क्या होगा। टाइप जीरो मतलब कि टाइप का मतलब वो हुआ कि जो पोल, ये तुम नीचे नीचे वाले को पोल कहते हैं और ऊपर वाले को जीरो कहते हैं ना, मतलब कि ये जैसे कि ये S+1 अपॉन S+2 अगर लिखा हुआ है, तो S इक्वल टू टू माइनस टू क्या होगा, ये सिस्टम का पोल कहलाएगा, और S इक्वल टू माइनस वन क्या कहलाएगा, सिस्टम का जीरो कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर ये 1/s हुआ तो ये सिस्टम का टाइप वन हुआ, मतलब कि नंबर ऑफ पोल एट द ओरिजिन इज कॉल्ड टाइप ऑफ द सिस्टम, और ये ऑर्डर भी वन हुआ। और इसी तरीके से 1/s² इंटू S+, मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा इसको, मतलब बहुत सिंपल से बताऊंगा। ये सिस्टम टाइप टू है क्योंकि दो 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 जीरो है अवेलेबल है किसी पोल के लिए, और ऑर्डर क्या है, तीन है क्योंकि थ्री पोल्स आते हैं। ठीक है। अब उसी तरीके से आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू। अब इस गिवन क्वेश्चन को देखो और समझो कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है। ठीक है। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये क्या दिया हुआ है, K/S+1 इंटू S+1 दिया हुआ है शायद ना। हाँ। तो अगर ध्यान दो कि ये टाइप वन सिस्टम है, टाइप वन ऑर्डर थ्री। तो ESS क्या होता है, 1/kV के बराबर होता है। केवी क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू एस इंटू जी ऑफ एस के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से एस एस कट जाएगा, जिसकी वजह से के अपॉन ये आ जाएगा। एस को जीरो पुट करना है तो यहाँ पर एस एस कट जाएगा, जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे के अपॉन वन आ जाएगा। केवी की वैल्यू जो है वो दी हुई थी क्वेश्चन में, टू ना। तो ESS क्या आ जाएगा, 1/2 = 0.5 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो 0.5 इसका आंसर आ गया। कैसे, क्या सिंपल, यही इसका टेक्निक है कि केवी जो होता है वो लिमिट एस टेंड टू एस ऑफ जीरो जी ऑफ एस के बराबर होता है। ठीक है। तो यूनिटी यूनिटी दिया हुआ है, ये एच जो है वो यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है सिंपल यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें। सिंपल ये अगर आप याद रखेंगे तो जो है जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में यूनिट रैंप पे दिया होता है तो एक की वैल्यू बन ली होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कल को तुमको 10 UT दे दिया कि भाई 10 UT की वजह से निकालो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखोगे, फिर यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में वन दिया रहता है। तो ये टाइप वन सिस्टम था, तो ये वाला केस जो है वो इस्तेमाल हुआ है तुम्हारा। क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टाइप वन सिस्टम था। टाइप वन सिस्टम क्यों था, क्योंकि ये एक जीरो इसका पोल पे था। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैंप इनपुट था, रैंप इनपुट का मतलब क्या हुआ, ये है रैंप इनपुट का वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो रैंप इनपुट की वजह से, टाइप वन सिस्टम की वजह से जो ये स्टेडी स्टेट एरर आता है वो अपन केवी के बराबर आता है। और केवी क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू जीरो एस ऑफ एस जी ऑफ एस के बराबर होता है। ठीक है। ये ठीक, तो यहाँ से केवी आ गया तो एस की वैल्यू 0.5 के बराबर आ गई। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 38, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है कि ESS विल बी गिवन एज LdI/dt। सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत। ये V इक्वल्स टू LdI/dt के बराबर होता है। क्वेश्चन एक अच्छे से देख लियो एक बार आप, कि करंट चेंज हो रहा है इतने से इतने इतने टाइम में और इंड्यूस कर रहा है इतने वोल्टेज किसी भी कॉइल में, तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा। देखो यहाँ पे इंडक्टेंस लिखा हुआ है ना, कल को यहाँ पर रिएक्टेंस दे देगा, तो इस तरह का यूनिट का जो है बहुत अच्छे से आपको समझ होना चाहिए। ये हेनरी में दिया हुआ है, कल को यहाँ पे ये दे देगा भाई इसका रिएक्टेंस बताओ क्या होगा, तो रिएक्टेंस का जो यूनिट होगा वो ओम होगा। तो ऑप्शन में ओम दिया रहेगा, लेकिन तो आपको ये नहीं इंडक्टेंस खर्च से निकाल, देखो तो यूनिट्स ध्यान देना है और क्या पूछा ये ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, एल इक्वल टू वी इंटू टी इंटू डेल्टा आई। ठीक है। मतलब चेंज ऑफ करंट कितना हो रहा है, 40 इंटू टाइम जो है वो 1 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम निकालोगे तो 28 के बराबर आएगी। ठीक है। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये फॉर्मुला आई होप सभी को याद होगा, वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। ठीक। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, इक्विवेलेंट एल पूछा है। ये यहाँ पे इन डॉट्स का मतलब होता है कि इन डॉट्स, ये डॉट जो है ये इंटरिंग है, क्या है, कैसे हो रहा है, ये मैं जो है बताऊंगा। देखो, यहाँ से करंट चल रही है, इस वाले डॉट्स के लिए करंट अंदर जा रही है, और इस वाले डॉट्स के लिए भी करंट अंदर जा रही है, तो दोनों का जो एल होगा वो प्लस हो जाएगा, +2M के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो, देखो यही क्वेश्चन होता, और अगर ऐसा होता, ये ये और यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पर भी यही क्वेश्चन होता,
और कहता कि भाई डॉट यहाँ बना हुआ है, चल मैं डॉट इसलिए बना दे रहा हूँ, डॉट यहाँ बना हुआ है, डॉट यहाँ, मैं मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने का मौका मिले। ये डॉट यहाँ है, ये डॉट यहाँ है, और इसके बीच का, सॉरी ये तो क्वेश्चन नहीं था तुम्हारा ना, ये तो क्वेश्चन नहीं था। हाँ ये क्वेश्चन था, मान लो ये क्वेश्चन, मतलब ये तो आई होप समझ में आ गया होगा कि देखो इसमें कंसेप्ट क्यों होता है कि दोनों डॉट को देखोगे। अब दोनों डॉट को हम देख रहे हैं कि इस डॉट में भी करंट अंदर जा रहा है और इस डॉट में भी करंट अंदर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो ये डॉट यहाँ है और एक डॉट यहाँ है, और तुम यहाँ से सप्लाई करंट आई दे दिए ना। अब इस वाले डॉट में करंट अंदर जा रहा है और इस वाले डॉट में करंट बाहर जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है और इसमें बाहर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट अपोजिट शो कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा माइनस 2M? क्योंकि इस वाले कॉइल में, इस वाले कॉइल के डॉट में करंट अंदर दिख रहा है और इसमें डॉट से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा L1 L2। अब इसी तरीके से मान लो, आई विश आप वीडियो बढ़ा के ना देखें, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अगर यहाँ पे डॉट यहाँ लग गया होता भाई, ये नया डॉट है, ये डॉट यहाँ है और ये डॉट यहाँ है, ये नया डॉट है मेरा, ठीक है, पुराना डॉट नहीं। अच्छा अब करंट यहाँ से बह रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई इस डॉट में करंट अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और इस डॉट में भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसके लिए भी अंदर जा रहा है, इसके लिए भी अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो इंडक्टेंस होगा वो भी प्लस हो जाएगा। ये नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये डॉट से बाहर जा रहा है, ये डॉट डॉट बाहर, मतलब कि कॉयल की जब बात हो रही है, जैसे ये डॉट है, तो इस डॉट के करंट अंदर जा रहा है, कॉयल के अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है, और ये बाहर जा रहा है, इसके इस डॉट के बाहर जा रहा है। बाहर क्यों जा रहा है, सिंपल इसका ऐसा मतलब समझिए कि ये है ना, जब डॉट यहाँ लगे, ठीक, करंट आई जा रही है, तो क्या कहोगे कि करंट इस कॉयल के अंदर जा रही है, कॉयल के अंदर जा रही है ना, और यही कॉयल अंदर क्यों अंदर, मतलब कि कॉयल के अंदर जा रही है ना, ऐसे बनाओ, डॉट यहाँ लग गया हो और करंट आई यहाँ जा रहा हो, क्या कहोगे, डॉट से बाहर जा रही है, अंदर नहीं जा रही है, बाहर जा रही है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर वाले हुए। अगर इनका सीरीज में कनेक्शन तुम कर दो, तो इनको तुम क्या कहोगे, इस वाले डॉट के अंदर जा रही है, देखो ये अंदर ना, लेकिन इस वाले डॉट के जब अंदर जा रही है तो बाहर से निकल रही है, समझ रहे हो नहीं समझ, जैसे कि ये इसके अंदर करंट को तुमको बताना है, इसके अंदर गई, डॉट की वजह से इसके अंदर गई, लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाई, दोनों अपोजिट बिहेवियर है, तो यहाँ पर L1 प्लस L2 माइनस 2M लगेगा। माइनस 2M क्यों लगेगा, दोनों अपोजिट बिहेवियर है, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन में है, देखो इसके भी यहाँ से अंदर गई तो इसके अंदर चली गई, तो डॉट के अंदर कहलाता है कि इसके अंदर जा रही है, इसी तरीके से ये भी कहलाएगा इसके अंदर जा रही है, तो ये प्लस हो गया। लेकिन अगर ये वाला केस होता है, देखो इसके अंदर जा रही है और इसके बाहर जा रही है, बाहर जाने का मतलब सिंपल ये है कि भाई इसके आगे कॉइल तो है नहीं, कॉइल तो इधर था, कॉइल इसके आगे नहीं है, कॉइल अंदर इधर था, तो मतलब इसको बाहर बाहर जाता हुआ कहेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस कंसिडर कर लेंगे। अब इसी तरीके से जैसे देखो ये इसका केस देखो, इसका और इसका देखो, यहाँ से करंट के अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, कॉइल इसके आगे नहीं है, उसके पीछे है, तो यहाँ पे माइनस माइनस 2M होगा। ठीक है, तो आई विश ये क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप बता सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे तो प्लस 2M होगा, अगर डिफरेंट करेंगे तो माइनस 2M। ठीक, सो अदर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप इट इज क्लियर, अगर नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ये। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट मी, एंड इफ यू हैविंग एनी डाउट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब देखो डॉट एक यहाँ लगा है, एक डॉट यहाँ लगा है, करंट हमारा अंदर गया। ठीक, तो अंदर जाते टाइम क्या हुआ कि भाई देखो करंट इसके अंदर गया तो कॉइल के अंदर चला गया ना, लेकिन जब करंट यहाँ से गया, इसको जब क्रॉस किया तो कॉइल के अंदर नहीं जा पाया, इस वाले डॉट को क्रॉस किया तो कॉइल के अंदर चला गया, लेकिन इस वाले को क्रॉस किया तो कॉइल के अंदर नहीं जा पाया, मतलब इसके वाया नहीं जा पाया, इसके वाया इससे चला गया, मतलब समझ रहे नहीं समझ, तो इसलिए इसका जो एल होगा यहाँ पे माइनस 2M लिखेंगे हम। माइनस 2M क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों जैसे कि मतलब कि एकदम सिंपल समझो कि डॉट के इधर कॉइल और डॉट के इधर कॉइल दोनों अलग अलग चीज हो गई। ये देखो इसको तुम क्या कहोगे, डॉट के डॉट के इधर कॉइल, डॉट के इधर कॉइल, ऑब्वियस सी बात है प्लस 2M होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्यों प्लस 2M होगा, क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। देखो यहाँ पे अपोजिट शो कर रही है, अपोजिट क्यों शो कर रही है, डॉट के राइट साइड कॉइल है, हाँ,
डिवाइड के लेफ्ट साइड पहले अलग अलग -2m, ठीक। डॉट के लेफ्ट साइड पहले, डॉट के लेफ्ट साइड पहले, दोनों सेम करेक्टरिस्टिक्स +2m। सो +2m मतलब कि वाले फॉर्मूले में +2m हो गया, -2m होगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। L1 L2 तो हमेशा रहेगा, लेकिन +2m -2m कैसे डिसाइड करोगे, वो यहाँ से डिसाइड करोगे, ठीक है। सो आई विश इट इज क्लियर, थैंक यू। अदर आई विल एक्सप्लेन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।